नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आज यूपी बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों का नामांकन होना है और प्रदेश कार्यालय में काफी गहमागहमी देखी जा रही है। 12 सीटों पर 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और इसके लिए बीजेपी के 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवार पहुंचे हुए हैं, नामांकन होना है। यूपी विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा में बीजेपी के 310 विधायक हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के 49, बीएसपी के 18, अपना दल के 9, कांग्रेस के 7, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 और अन्य 5 विधायक हैं। यूपी विधानसभा की स्थिति है। विधानसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन विधान परिषद में उस तरह का प्रचंड बहुमत नहीं है। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवारों का बोलबाला देखने को मिल रहा है और 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। 12वीं सीट को लेकर के थोड़ा सस्पेंस जरूर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनावी गणित पर हैं। एसपी के 7, बीजेपी की 3 और बीएसपी की 2 खाली सीटों पर यह चुनाव होना है। 1 सीट जीतने के लिए 30 से 31 उम्मीदवारों की वोट की जरूरत होती है। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या हलचल दिख रही है, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर इस वक्त नामांकन जो हैं शफान भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त जो टंडन हॉल है जहां पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वो मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, विजय बहादुर पाठक और जो तमाम पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं और 10 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। देखा जाए तो शफान, ये जो चुनाव है विधान परिषद का, भाजपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि विधान परिषद जहां पर भाजपा की जो तादाद है, जो संख्या है, जो गणित है, वो बेहद कमजोर है। भाजपा को उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी जो भाजपा है वो मजबूत होगी। तो उस लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि जो 12वां प्रत्याशी है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर जो विधानसभा है वहां पर चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो 12वें प्रत्याशी को लेकर ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी के पास वो संख्या बल है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सके। तो जो एक कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए, जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर बदलती हैं, तो वैसे में जो 12वां प्रत्याशी है उसको लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी एक अपना नामांकन आज दाखिल कर सकता है। देखा जाए तो चूंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले यह कोशिश होगी कि 12वीं सीट के लिए इस वक्त जो लड़ाई है उसको तेज किया जाए। तो भाजपा की भी एक कोशिश है और समाजवादी पार्टी की भी एक कोशिश है कि जो 12वीं सीट है वो जीती जाए, लेकिन अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं सरकार के, ये दारा सिंह चौहान है, वन मंत्री हैं, वो भी जा रहे हैं। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त अभी दारा सिंह चौहान से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरी तैयारी है, पूरी की पूरी सीट जो हमारे कैंडिडेट है सब जीतेंगे। तो बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि पता है कि ये भाजपा है और यहाँ पर बहुत सी चीजें पहले से नहीं बोली जा सकती, क्योंकि भाजपा में कभी भी कुछ हो सकता है। जैसा कि ए के शर्मा एक ऐसा नाम जो कि एक कह सकते हैं कि ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हुआ करता था, गुजरात काडर के वो ब्यूरोक्रेट थे, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबियों में से एक थे। उनको भाजपा में यहाँ पर शामिल कराया जाता है, उनको विधान परिषद भेजा जाता है और इस बात को लेकर भी अब चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद उनको दूसरी जगह दी जा सकती है। तो ये भाजपा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो शफान कह सकते हैं कि अभी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अंदर इस वक्त नामांकन चल रहा है। जी, अविनाश, चंदन बोल रहा हूं और ये जानना चाहेंगे कि जो ए के शर्मा का नाम है इस पे चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन बाकी अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो क्या जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है या फिर जो इलाकाई समीकरण है उनको ध्यान में रखा गया है? किस तरह का है ये जो 10 उम्मीदवार हैं, इसमें क्या क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं इनके नामों में?
माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था इस वक्त, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा ने जिन 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं वो तमाम जो समीकरण है भाजपा के उनको ध्यान में रखकर घोषित किया गया है। क्योंकि इसमें देखें, चाहे हम अगड़ी जातियों की बात करें, पिछड़ी जातियों की बात करें, जो दलित वर्ग है उसकी बात करें, सभी समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। सलील बिश्नोई की बात करें, लक्ष्मण आचार्य जो कि दलित वर्ग से आते हैं, चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस के पहले वो काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा समय में भी वो MLC है, हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो भाजपा ने एक बार फिर से उनको विधान परिषद भेजने का काम किया। ठाकुर मानवेंद्र सिंह जो कि ठाकुर समुदाय से आते हैं, AK शर्मा जो कि भूमिहार समुदाय से आते हैं, और जो तमाम जो नाम है इन 10 नाम में, उनको भाजपा ने इसी रणनीति के हिसाब से तय किया है या घोषित किया है कि आने वाले चुनाव में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा को किस तरीके से फायदा हो सकता है। किसी वर्ग को भाजपा ने नाराज करने की कोशिश नहीं की है। तो ये भाजपा की अपनी तरह की पॉलिटिक्स है और इसीलिए भाजपा ऐसी राजनीति के लिए जानी जाती है। तो कह सकते हैं कि आज का जो विधान परिषद का जो चुनाव है और जो 10 प्रत्याशी हैं वो आने वाले समय में जो भाजपा की रणनीति है उसके एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद भाजपा की ये कोशिश होगी कि सभी जातिगत समीकरणों और जो दूसरे गणित होते हैं राजनीति के, उन गणितों को ध्यान में रखते हुए उस पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव होगा बेहद अहम होगा। हालांकि अभी भाजपा मजबूत स्थिति में लग रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है चंदन। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए भाजपा हर चाल कह सकते हैं कि जो तमाम रणनीतियां हैं वो बना रही है। जी अविनाश, हमने सुना था कि जब आपने सवाल पूछा था दिनेश शर्मा से कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या कुछ जो ये समीकरण है, क्या जो सत्ता का संतुलन है वो बदलने के आसार नजर आ रहे हैं AK शर्मा के यूपी के पॉलिटिक्स में घुसने के बाद? क्या कुछ नाराजगी है, क्या कुछ खफा है लोग, क्या कुछ है वहां पर अभी स्थिति? चंदन, आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि AK शर्मा की भाजपा में एंट्री से इस वक्त यूपी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें भूचाल सा दिख रहा है। क्योंकि AK शर्मा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि AK शर्मा को ये बनाया जा सकता है, AK शर्मा को वो बनाया जा सकता है। और अगर ऐसी बातें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है। AK शर्मा जो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से एक माने जाते हैं। पहले भाजपा में 4 से 5 दिन पहले उनको शामिल कराया गया, अचानक से उनको विधान परिषद भेजा गया और इस बात की जब प्रबल संभावना जताई जा रही है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो फरवरी में अगले महीने फरवरी में कैबिनेट विस्तार की प्रबल संभावना है और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो कुछ मौजूदा मंत्री हैं उनके विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और भाजपा अपनी आगामी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 कैबिनेट मंत्री थे उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना से, क्योंकि उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा चुके हैं। तो वैसे में इस बात की पहले से संभावना थी कि कैबिनेट में फेरबदल होगा। लेकिन AK शर्मा की एंट्री ने कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर और सरकार के अंदर भूचाल लाने का काम किया है कि AK शर्मा को ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। हलचल देख सकते हैं आप, ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, टंडन हॉल के बाहर की तस्वीर है और इस वक्त मुख्यमंत्री ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ही इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि चूंकि बड़ा मौका है और इस बड़े मौके पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। उनके साथ डिप्टी CM दिनेश शर्मा, केशव मौर्य को आप देख सकते हैं, केशव मौर्य AK शर्मा के साथ हैं। आप ये तस्वीर देखिए, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं केशव मौर्य और साथ में AK शर्मा भी मौजूद हैं। तो चंदन, ये चीजें जो है, ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही है कि आने वाले समय में यूपी की जो राजनीति है, जो यूपी की पॉलिटिक्स है वो कैसी होने वाली है। आपको याद होगा जब 2017 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था तब मुख्यमंत्रियों को लेकर कई नाम थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का नाम था, मनोज सिन्हा जो भूमिहार समुदाय से आते हैं, मनोज सिन्हा को लेकर यह कहा जा रहा था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जो पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गणित रहा, वो कह सकते हैं कि एक बहुत सधी हुई राजनीति रही भाजपा की कि कब किसको क्या देना है और मौके की तलाश, जो मौका होता है राजनीति में, उसको भाजपा बहुत अच्छे से समझती है। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की भी हो रही है अंदर, जो मार्शल हैं वो कुछ कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे हैं। लेकिन खैर
अभी मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो टंडन हॉल में मौजूद हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मोहसिन रजा को आप देख सकते हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो भी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री हैं सरकार के जो इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं। और चूंकि भाजपा के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि एक साथ जो 10 विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये नामांकन के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भाजपा एक बार फिर से मजबूत होने जा रही है। मोहसिन रजा आ रहे हैं। चंदन, चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे चंदन की आखिर सर आज जिस तरीके से नॉमिनेशन कर रहे थे। ठीक है अविनाश, पूरे परिवार के लिए सब क्या कहेंगे? जी ठीक है, आप बात करने की कोशिश करें, जो भी नेता उपलब्ध हो उनसे बात करने की कोशिश करें। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जो ए.के. शर्मा हैं वो सीएम योगी से मिलना चाहते थे और मुलाकात में एक दिन की देरी हुई है। क्या ऐसी खबरें सच हैं? क्या कुछ है? उड़ती हुई खबरें कुछ मिल रही हैं क्या? देखिए चंदन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ए.के. शर्मा की एंट्री ने यहाँ की राजनीति में भूचाल ला दिया है, और तमाम ऐसे लोग हैं। मेरे साथ सतीश द्विवेदी हैं। सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से हारती रही है, इस लड़ाई में भी हारेगी। यानी कोई 11वां उम्मीदवार आएगा? सतीश जी, कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा चल रही है। पता नहीं, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। नामांकन का आखिरी दिन है, 11वां उम्मीदवार भी आएगा क्या? कुछ इन सब मामलों में निर्णय पार्टी नेतृत्व करता है। मैं तो एक सेट के प्रस्तावक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। किसके प्रस्तावक? नहीं, ये वहाँ पर जिसका भी नाम भरा गया होगा एक सेट में मैं प्रस्ताव। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही, 5-6 लोग हटाए जा रहे हैं। ए.के. शर्मा को जिनका इस बारे में मुझे कोई जानकारी सब आप इस बात को कबूलते हैं कि ए.के. शर्मा की एंट्री ने भूचाल ला दिया है भारतीय जनता पार्टी में हमेशा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस पार्टी में आते रहे हैं, चाहे वो पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हों, चाहे बड़े बड़े प्रतिष्ठित वकील रहे हों, प्रोफेसर रहे हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हों, IAS PCS ऑफिसर रहे। ये भाजपा के लिए कोई बिल्कुल भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उससे प्रभावित होकर देश के विकास में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उससे प्रभावित होकर मानते हैं। लेकिन आप मानते हैं ना कि कोई नेता, सतीश जी, आप मानते हैं कोई नेता संघर्षों से बड़ा होता है, और वैसे में ए.के. शर्मा की एंट्री की क्या मायने हो सकता है? नहीं, राजनीति में देखिए, देश का विकास में राजनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ पार्टी में आते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है। चलिए ठीक है। तो सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पार्टी में शामिल कराया जाए और उनका लाभ लिया जाए। लेकिन इस एंट्री के मायने हैं चंदन, क्योंकि चूंकि मैं भी यहाँ पर बहुत सालों से कवर करता हूँ विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ए.के. शर्मा की एंट्री ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचलें बढ़ा दी हैं। ए.के. शर्मा को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर उनको कौन सा पद दिया जाएगा। और वो सवाल जो आपने पूछा कि मुख्यमंत्री योगी से उनकी मुलाकात होनी थी लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये भाजपा है, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर संभावनाएं हैं और भाजपा के अंदर कब क्या कुछ हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। तो ए.के. शर्मा की अब एंट्री जो है वो एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हलचल बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे सरकार की बात करें या फिर भाजपा संगठन की बात करें। जी अविनाश, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि विधान परिषद में अब जो है बीजेपी का बोलबाला होने जा रहा है, बीजेपी की ताकत काफी बढ़ने जा रही है। कुछ आंकड़े दे पाएंगे कि किस तरह के समीकरण होंगे अब विधान परिषद में, और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष कहां दिखता है इस पूरे खेल में? देखिए, अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी है विधान परिषद में। तकरीबन 50 के आसपास उनके सदस्यों की संख्या है और भाजपा उससे काफी कम उनके सदस्य हैं। तो वैसे में जब एक साथ 10 जो विधान परिषद के सदस्य जाएंगे, चूंकि ये जो तस्वीर है आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर यही विधानसभा जहां पर सदन है और इसके ठीक पीछे विधान परिषद है, जहां पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी बैठकें होती हैं। तो माना जा रहा है कि इसके बाद इस चुनाव
के बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा की स्थिति होगी वो पहले से बेहतर होगी। और कई बार ऐसे मौके आए चंदन, हमने कई बिलों को लेकर देखा, कई अध्यादेशों को लेकर देखा कि जब भाजपा बेहद कमजोर स्थिति में विधान परिषद में नजर आई थी। तो वैसे में कह सकते हैं कि अब भाजपा की जो स्थिति होगी मजबूत होगी। लेकिन इन सबके बीच भाजपा की कोशिश है कि जो ये चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव के जरिए जो भाजपा के आगामी कार्यक्रम हैं, जो आगामी रणनीतियां हैं, उनको साधा जाए। 2022 पर भाजपा फोकस कर रही है। हालांकि उससे पहले चूंकि पंचायत चुनाव है जो मार्च से लेकर अप्रैल में होना है, और पंचायत चुनाव के जरिए भाजपा एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि इस प्रदेश में भाजपा ही सबसे मजबूत पार्टी है। और भाजपा उसको लेकर भी तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है। विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है, इसको अगर विपक्षी पार्टियां हल्के में ले रही हैं तो वो उनकी भूल है, क्योंकि भाजपा हर जो कदम है वो सधा हुआ कदम रख रही है। और भाजपा की कोशिश है कि हर अपने कदम से, अपने हर कार्यक्रम से, अपने हर निर्णय से जो आगामी उनका प्लान है, जो नेक्स्ट प्लान है, उसको किस तरीके से वो और ज्यादा बढ़ा सके, उसको किस तरीके से मजबूत कर सके। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि विधान परिषद का ये चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है अविनाश, अगर बात की जाए बीजेपी के प्रदर्शन के पिछले कुछ सालों में तो काफी कुछ बेहतर रहा है। अगर उपचुनाव की बात करें या फिर विधान परिषद के जो पिछले चुनाव रहे हैं, हालिया चुनाव रहे हैं, उन सब में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। एके शर्मा की अगर बात की जाए तो एके शर्मा जो है मोदी के खासम खास माने जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है जो प्रदेश सरकार है वहां भी केंद्र की ओर से दखल रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व का दखल रहेगा, यही माना जा रहा है एके शर्मा के आने से। क्या केंद्र के नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को लेकर के कुछ तनातनी है, या कुछ अब ये केंद्र नाखुश है योगी सरकार से, इस तरह की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं? एके शर्मा को भेजने के पीछे वजह क्या है, अब तक समझ नहीं आ पा रहा है। चंदन, ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है और इसी सवाल को लेकर तमाम तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन एक हफ्ते पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हुई थी। तब शायद लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि कुछ विकास की योजनाएं हैं या जो केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनको लेकर सीएम ने मुलाकात की है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात एके शर्मा को लेकर हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो दखल है वो सीधे प्रधानमंत्री का दखल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री ने सीधे दखल किया है तो एके शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय है। हालांकि जहां तक सवाल तनातनी को लेकर है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाजपा है, यहां पर जो संभावनाएं होती हैं और उसको लेकर जो कयास लगाए जाते हैं वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। तो तनातनी के सवाल पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि वो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एके शर्मा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबियों में से एक हैं, कहा जा रहा है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर हम बात करें पूरे सियासी गणित की बात करें तो देखिए भाजपा की जो कोशिश है अब वो कोशिश ये है कि सभी जातियों को एक साथ साधने की कोशिश की जाए। हालांकि जो भाजपा है पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो पिछड़ा वोटर है, वो भाजपा से छिटक कर ना जाए। क्योंकि आपको याद होगा चंदन कि अगर हम 2007 की बात करें, 2012 की बात करें या फिर 2017 की बात करें तो 2007 में यही अविनाश ये मुद्दा बहुत आपने अहम बताया है और इस पर हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।